बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अकमल। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो बजट 2021-22 के हवाले से हमने एक जो सीरीज़ शुरू की है उस सीरीज़ का ये दूसरा प्रोग्राम है और इस सिलसिले में हम बजट को मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बजाय इसके कि हम पिछली कारकर्दगी को डिस्कस करें, आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम वे फॉरवर्ड देखें कि आइंदा जो है वो लाएअमल हुकूमत का क्या होगा या अपोजिशन का क्या होगा या आवाम उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। क्योंकि देखें, जो जीडीपी जो है ना वो एक ऐसी टर्म है जो क्लेम किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी उसकी रेशियो 3.94% है या 4.94% या 5.94% है, दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, दिस इज़ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। बस जून ख़त्म हो गया, इन्होंने अपना एक एक्सपेक्टेड फिगर देना होता है वो दे दिया, और ये कोई आज की मतलब ग्रोथ नहीं है, ये पिछले जुलाई से जो शुरू हुई थी और टिल जून जो है ये ग्रोथ का फिगर होता है। तो ये अब एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हो गया, इसके ऊपर मेरे ख्याल में भी बहस फजूल है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम आज के जो सेशन है उसमें कोई गुफ्तगू करें आइंदा का लाएअमल क्या होगा, और माजी में अगर हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं तो हम उनके ऊपर किस तरीके से काबू पाएँ। अब तक जो बहस का हासिल है वो ये है कि जी गवर्नमेंट को बस एक जीडीपी ग्रोथ की पड़ी हुई है, और आप सिर्फ एक ही जुमला सुनेंगे, मईशत बेहतर हो रही है। आटा महंगा हो रहा है लेकिन मईशत बेहतर हो रही है, चीनी महंगी हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है, टमाटर महंगे हो रहे हैं तो भी हुकूमत का वही मईशत बेहतर हो रही है, गोश्त महंगा हो रहा है तो भी मईशत बेहतर हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है तो भी मईशत बेहतर हो रही है, तालीम और इलाज मैसर नहीं है, मईशत बेहतर हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ हम आ जाए अपनी अगर अपोजिशन की तरफ, तो वो तनकीद बराए इस्लाह के बजाय जो है उनका एक ही जो है वो एजेंडा है कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, जिस सो कॉल जो भी है पॉलिटिकल माइलेज हासिल की जाए, अपना सियासी कद ऊंचा किया जाए, आवाम को कंफ्यूज किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि हकीकी तरक्की तो वो होगी ना जो कि नज़र भी आए। मेरे कहने से या आपके कहने से या हुकूमत के कहने से या अपोजिशन के कहने से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तरक्की वो होगी कि जो एक आम आदमी भी उस चीज़ को एडमिट करे और माने कि तरक्की हो रही है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम आज गुफ्तगू करेंगे, और आज हमने अपने जो पैनल में दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुनैद लखानी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सीनियर इकनॉमिक एनालिस्ट हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अक्सर व बेशतर आप इनकी राय देखते और सुनते रहते होंगे, बहुत ज़्यादा हुकूमती कारकर्दगी से खुश नज़र नहीं आते। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हुनैद साहब से। हुनैद साहब, ये 3.94% की ग्रोथ है, पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़जाना है, पहले मुशर्रफ साहब के वज़ीर ख़जाना थे हफीज़ शेख साहब। तो ये आपकी जो अपनी 200 लोगों की टीम थी वो कहाँ गई, और असद उमर साहब हैं उनको लगाया हुआ है आपने टीके लगाने के ऊपर और वैक्सीनें इकट्ठी करने के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आप ये नहीं कह सकते कि वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना है। अगर पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना होते तो मुशर्रफ के नहीं होते, और अगर उनके होते तो हाँ इस गवर्नमेंट के नहीं होते। नहीं, so, दोनों वज़ीर अलग-अलग ख़जाना हैं। वो इसलिए है बिकॉज वो टेक्नोक्रेट है, और टेक्नोक्रेट वो इसलिए बिकॉज इस फील्ड के अंदर वो काम करते रहे, उनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो इकानमी है, प्राइवेटाइजेशन है, और उनकी प्राइवेटाइजेशन के पीरियड में जो पाकिस्तान ने अचीव किया वो ना पहले कभी अचीव किया ना बाद में कभी अचीव किया। सो उनको आप एक टेक्नोक्रेट को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डॉक्टर सलमान शाह के दौर में 7% जीडीपी ग्रोथ भी डॉक्टर हमने सलमान की थी। शाह वाज आल्सो अ गुड साइंटिस्ट, अ गुड इकोनॉमिक साइंटिस्ट। डॉक्टर हफीज शेख, डॉक्टर हफीज पाशा और जितने डॉक्टर अशफाक, ये सारे वो लोग हैं जो चंद लोग पाकिस्तान के अंदर हैं जो जिनकी एक्सपर्टीज़ है इकानमी के ऊपर। और ये देखिए ना, ये कितनी अच्छी बात है कि पॉलिटिकल आदमी को लगाने के बजाय एक एक्सपर्ट को लगाया, एक टेक्नोक्रेट को लगाया। मैं तो कहता हूँ और भी बाकी डिफरेंट फील्ड्स में भी टेक्नोक्रेट इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? देखिए, एक इलेक्शन लड़ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी संभालना और उसकी एक्सपर्टीज होना एक चीज़ के अंदर, वो दो मुख्तलिफ चीज़ें। मेरा तो हमेशा से ये है कि जी चूंकि गोटकी से जी फला आदमी जीता है तो उसको मिनिस्टर हेल्थ लगा दो, फिर उसको जो है मिनिस्टर एजुकेशन लगा दो, फिर उसको मिनिस्टर फाइनेंस लगा दो। उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है इन तीनों चीज़ों में?
भाई आप तो एक स्कूल का टीचर भी नहीं रखते जब तक उसके पास बीएड ना हो, तो फिर उसको मिनिस्टर एजुकेशन कैसे लगा दिया आपने? क्योंकि वो गोट की चीज नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये सर, तो ये जो बाइडेन ने क्या PhD किया हुआ है? आज का जो जमाना है वो स्पेशलाइजेशन का है। स्पेशलाइजेशन की बात अपनी जगह, देखिए लेकिन आप एक जो सियासी बाइडेन वर्कर जो से है ना, देखिए देखिए, बहस तो हम कर सकते हैं, बराए बहस। जस्ट मैं अपना सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई मजीद करूंगा। देखिए आप जो बात कर रहे हैं टेक्नोक्रेट्स की अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो काम जो पॉलिटिकल वर्कर कर सकते हैं ना, जैसे आप पब्लिक में जाते हैं तो आप जब देखेंगे आप बाय द बुक नहीं चलेंगे, आप देखेंगे कि हुकूमती और अवाम का जो है ना क्या रद्द अमल है। जबकि जो टेक्नोक्रेट होता है ना वो बाय द बुक चलता है कि 2 - 2 = 0। तो पॉलिटिकल वर्कर को लाना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके ऊपर आपके कमेंट्स को जो है ना मैं वो नहीं करता हूँ, ये तो ज़ाहिर है पब्लिक ने भाईजान, एक फैसला गाड़ी का करना है। ड्राइवर आप रखते हैं तो भी आप मेक श्योर करते हैं उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी ठीक गधा है, गाड़ी चलाने वाले को तो गाड़ी का ड्राइवर नहीं रखते। ठीक तो है। बेसिकली आपकी कुछ क्राइटेरिया होता है, कोई एक्सपर्टीज होती है। आप अपनी दुकान की जो है वो संभालने के लिए, सेल्स के लिए कोई सेल्समैन को रखेंगे ना, आप उसके लिए अकाउंटेंट को तो नहीं रखेंगे। सेल्समैन होगा, ज्यादा सेल्स होगी। आप मुल्क को अगर आपने दुनिया के ममालिक के अंदर तेज भगाना है तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम मीडिया के लोग, और इकानमी में इकानमी के लोग, हेल्थ केयर में हेल्थ केयर के लोग, एजुकेशन में एजुकेशन के लोग रखेंगे तो वो बेहतर तरीके से समझ सकेगा, बाकी मुल्कों से ज़्यादा तेज़ी से इस मुल्क को आगे ले जा सकेगा। और इस वक्त हमें ये अपनी पॉलिटिक्स और ये टग वॉर जो आपस में हमने लगाई हुई है, रस्सा खींच, सिर्फ टेक्नोक्रेट्स पर रिलाई करना चाहिए। नहीं, हमें जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें मुल्क का सोचना चाहिए, गुर्बत ख़त्म करने का सोचना चाहिए, हमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने का सोचना चाहिए, मुल्क की मईशत आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। आपने सोचना है सर, आप लोग अरबाब इख्तियार हैं सर। देखिए ये बात गलत है कि एक सियासतदान खाली जिम्मेदार है, ये पूरा मुल्क इसमें जिम्मेदार है। हम सब ने सही लोगों को इलेक्ट करना है और सही लोगों से सही सिमत में चलाना है, और उसके लिए एक डेमोक्रेसी है, उसका एक रोल है, अपोजिशन का अपना रोल है, रूलिंग पार्टी का अपना रोल है। अच्छा, प्रोग्राम में शामिल करते हैं नाज़रीन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब को। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? अच्छा जी, ये जीडीपी ग्रोथ के हवाले से हुकूमत के जो दावे हैं, अब उनमें सच्चाई हो या ना हो, मेरे ख्याल में ये एक पास्ट हिस्ट्री है। फ्यूचर के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिजिकल डेफिसिट में कमी लानी है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, उसके लिए आप क्या, किस किस्म की तरजीहात जो है वो गवर्नमेंट की प्रीफर करेंगे? मईशत को अमूमन बड़ा ही पेचीदा बना के पेश किया जाता है। बड़ी बड़ी टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। ऑपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा इशारे सामने ले आते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हालात बहुत ही बुरे हैं। हुकूमती पार्टी जो है वो अपनी पसंदीदा इशारे सामने ले आती है। कभी करंट अकाउंट सरप्लस की बात की जाती है, आपने अभी इंटरेस्ट रेट का जिक्र कर दिया। देखिए, एक मईशत है मईशत दानों की और एक मईशत है आम पाकिस्तानी की, जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं। उनकी मईशत मैं समझता हूँ बहुत ही सादा, बहुत ही सिंपल होती है। उनका कोई ताल्लुक नहीं है कि करंट अकाउंट सरप्लस को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा। उनका ताल्लुक है आटे की कीमत से, उनका ताल्लुक है चीनी की कीमत से, उनका ताल्लुक है बिजली के बिल से जो महाना आता है, उनका ताल्लुक है कि उनके पास जो कुव्वत खरीद है, जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो आमदन है वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। तो ये सादा-सादा इशारे हैं जो आम आदमी की मईशत है। वो ये चाहते हैं कि आज से अगर 3 साल पहले 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था तो आज वो 70-75 पे क्यों पहुंच गया है। और उनकी मईशत बेहतर उस वक्त होगी जबकि आटे की कीमत में कमी आ जाएगी, चीनी की कीमत में कमी आ जाएगी, बिजली की कीमत में कमी आ जाएगी। और अगर ये कमी नहीं आ सकती तो फिर उनकी आमदन बढ़ जाएगी। फारूक साहब, कैसे कमी आएगी? असल में आप टू दी पॉइंट आए ना, कमी कैसे आएगी? वो तो चले हमें पता चल गया ना कि चीज़ें महंगी हैं या दूसरी चीज़ें। कमी आने के लिए आपके पास क्या है? आप हो तो क्या इकदाम सजेस्ट करेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ों की कमी तो आ सकती है और कमी नहीं आ रही या ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि पॉलिसी का फुकदान है हुकूमत के पास। दूसरी पार्टी से पूछते हैं कि आटे की कीमत क्यों बढ़ गई है, तो वो एक कुर्बानी का बकरा ढूँढ लाते हैं, कहते हैं माफिया ने बढ़ा दी है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई है, माफिया ने बढ़ा दी है। बिजली की कीमत क्यों बढ़ गई है, माफिया ने बढ़ा दी है। तो ये माफिया एक कुर्बानी का बकरा है, इसकी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? अब पॉलिसी साजी हो नहीं रही,
पॉलिसी का संगीन और शदीद किस्म का एक फुकदान है, तो फिर जो सारा बोझ है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों पे आ जाता है, और जो कुर्बानी का बकरा है वो सारा का सारा आप इल्ज़ाम डाल देते हैं माफिया के ऊपर। तो यहाँ पे तो पॉलिसी का फुकदान है। अगर आप स्पेसिफिक पॉलिसी रिकमेंडेशंस पूछ रहे हैं, चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए से चली गई है 100 रुपए से 110 रुपए तक। तो मैं समझता हूँ पॉलिसी का तरीका है वो तो बड़ा सिंपल है। वो वज़ीर आज़म साहब को 2 जुमलात या 2 हुक्म देने हैं। एक ये कहना है कि भई जिसका दिल चाहता है जितनी चीनी इंपोर्ट कर ले, दुनिया के किसी भी मुल्क से इंपोर्ट कर ले, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएँगे। तो वो जो माफिया है यहाँ पे बैठा वो सारा खुद से खुद भी टूट जाएगा, और 22 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं उनको सस्ती तरीन दुनिया की चीनी मिल जाएगी। दूसरा दूसरा हुक्म नहीं तो सर फिर इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा ना। अगर इस तरह हम चीनी इंपोर्ट करने लगेंगे फिर इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, फिर आप कहेंगे फिर जो है ना ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। आप बात सुन लीजिए ना जी। दूसरा हुक्म ये करना होगा, ये ऑर्डर ये निकालना होगा कि जिसका दिल चाहता है जितनी चीनी जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क को एक्सपोर्ट कर ले, हम लेकिन किसी किस्म की सब्सिडी नहीं देंगे। अब हम तोड़ ढूंढ रहे हैं कि अगर चीनी की कीमत को कंपैरेटिव कर दिया जाएगा, अगर हुकूमत जो खुद से गन्ने की कीमत फिक्स करती है, हुकूमत खुद से लाइसेंसेस देती है कि कौन चीनी की मिल बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। एक प्रॉब्लम सामने आया है, उसको हल करना है। उसके हल करने का तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। हुकूमत करती है, अगर आप देख लीजिए गंदम की कीमत हुकूमत फिक्स कर रही है, उसमें जो गंदम का कोटा देती है आटे की मिलों को वो हुकूमत खुद से उसमें इन्वॉल्व होती है। एक फसल ऐसी हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होती और वो है चावल की फसल। चावल में हुकूमत ना तो कोई सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान में कभी भी चावल की कमी नहीं होती, और हम हर साल 600-700 मिलियन डॉलर की चावल की जो फसल है चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ आपके पास गंदम है और चीनी है, उन दोनों में बुरा हाल रहता है, हमेशा माफिया भी घुस जाती है, कीमतें भी बढ़ जाती हैं, किल्लत भी हो जाती है। तो आप बेसिकली डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड रेट्स होने चाहिए, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, किसी ने इंपोर्ट करना है, किसी ने एक्सपोर्ट करना है, तो लेट द मार्केट डिसाइड। मार्केट अगर हुकूमत डिसाइड नहीं कर पा रही, जिस फसल में हुकूमत घुस जाती है उस सेक्टर का बेड़ा गर्क कर देती है, तो फिर आपके पास वो आपके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो फिर आप मार्केट पे छोड़ दें, मार्केट खुद से कंपैरेटिव हो जाएगी, और पाकिस्तानी जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको बेहतरीन सबसे सस्ती चीनी मिल जाएगी दुनिया भर की, और कभी किल्लत भी नहीं होगी। डॉक्टर साहब इसका जवाब लेते हैं हुनैस साहब से, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अगर हम मार्केट बेस्ड रेट्स के ऊपर जाएंगे तो फिर आपको पता है ना हमारे यहाँ स्टोरेज माफिया और ब्लैक माफिया जो है वो किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को आर्टिफिशली कंट्रोल करके चीज़ों को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये मसाइल भी बहरहाल फिर उसके बाद अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम पूछेंगे हुनैस साहब से, सर आप बताएं कि अगर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट आज़ाद कर दें कि जिसने इम्पोर्ट करनी है एक्सपोर्ट करें, और इसी तरीके से सपोर्ट प्राइस भी ना रखें ताकि जो है ना वो इकोनॉमी ग्रो करे, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और ये आपका जवाब हम लेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत सारी बातों से डॉक्टर साहब की एग्री सर नहीं करता। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हुनैस साहब से यहीं से ही कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला हम दोबारा वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हमारा टूटा था। हुनैस साहब के पास चलते हैं। सर आप बताएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और मार्केट फ्री रेट्स कर दें, डॉक्टर साहब का कहना है तो तरक्की हो जाएगी और मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए मॉडर्न इकानमी में फ्री इकानमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का रोल जो है वो रेगुलेशन है, और रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक इंडिपेंडेंट स्मूथ सिस्टम के तहत चलाना बहुत ज़रूरी है। सो मैं डॉक्टर साहब की बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने जो बात की कि दो इकॉनमी है, एक आटे की कीमत वाली इकॉनमी है और एक जो है वो गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं होता, इकॉनमी एक ही है, और वही कंट्री अपनी पॉवर्टी रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, जो भी मुल्क के अंदर करप्शन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, जितने इश्यूज़ हैं पॉवर्टी रिलेटेड, वो सॉल्व उसी सूरत में होते हैं जब आपका जीडीपी, आपका ग्रोथ रेट जो है वो 5%, 6% प्लस होता है। जिन ममालिक का 6% प्लस था या डबल डिजिट था ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकॉन्ग हो गया, बहुत सारे और ममालिक हैं
इवन श्रीलंका काफ़ी अरसे से ग्रोथ रेट पे है, इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। वहाँ पे गुर्बत कम हुई है, गुर्बत के रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो कम हुई हैं, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आया है ज़्यादा आवाम के लिए खर्च करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सक रही है। यहाँ पे भी हमें जो सिर्फ चीज़ की ज़रूरत है वो हमें ग्रोथ रेट की ज़रूरत है, और ये ग्रोथ रेट की जो फिगर्स हैं उसके ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि जी गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है और फला, इस तरह होता नहीं है कि कोई भी कुछ क्लेम कर दे। स्टेट बैंक के जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो कोई भी आके उसको मॉनिटर कर सकता है, अगर कोई कहता है कि वो ठीक नहीं है तो प्रूफ करे, और उसके ऊपर स्टेट बैंक सर अब ये तो बिल्कुल आप वही बात कर रहे हैं प्रूफ करने वाली कि मेरे सिर पे 3.5 करोड़ बाल है, आप गिन लें। नहीं ऐसे कैसे मैं चाहूं मैं कह दूं जी 6% ग्रोथ रेट है तो 6% हो जाएगी, पहली बात ऐसे नहीं होता। नहीं उसके अपने पहली बात ये है फॉर्मूलाज वगैरह है, लेकिन उस फॉर्मूला की बेसिस के ऊपर स्टिल मईशतदानों में इख्तिलाफ पाया जाता है, और उसको उसकी वो जो कैलकुलेशन होती है वो वेरीफाइएबल नहीं होती। जो इख्तिलाफ गंदम का स्टॉक था, सेल था, ये था, वो था, भी पाया जाता है, वो बहुत मामूली सा है। और इस वक्त चाहे इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं उनमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, अगर है तो प्लीज आप मीडिया के ऊपर शो करें। मैं जीडीपी कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप बताएं, ये जीडीपी कैलकुलेशन के हवाले से डेवलपमेंट, खासतौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनकी जो है वो जीडीपी ग्रोथ बड़ी सिग्निफिकेंस मैटर करती है। ठीक है, तरक्की याफ्ता ममालिक तो एक सब्सटेंशियल लेवल के ऊपर पहुंचकर जो ग्रोथ का लेवल होता है वो अचीव करते हैं, तो फिर उनकी तो अल्टीमेटली कम आ जाती है, लेकिन जो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए जीडीपी ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स होंगे डॉक्टर साहब? मैं जो बात शुरू में कह रहा था कि एक बहस होती है जो मईशतदानों के दरमियान में होती है, कि वो बैठ के बहस करें कि जीडीपी ग्रोथ ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, जीडीपी ग्रोथ की क्वालिटी क्या है, क्या जीडीपी ग्रोथ जा रही है जिसको कहते हैं प्रॉफिट लेड ग्रोथ। अब ये ऐसी बड़ी बड़ी टर्म्स जो हैं ये हम टीवी पे बैठ के नहीं डिस्कस कर सकते, बिल्कुल सकता है, लेकिन आम पाकिस्तानी जो है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये देखता है कि भाई मुझे बताओ, मैं घर के जो लोग हैं, जो खानदान वाले हैं, उनको आटा पूरा दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, अब जीडीपी ग्रोथ के ऊपर आ जाइए, अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल बात करना चाहते हैं। देखिए, हुआ कुछ ऐसे कि एक महीना पहले हुकूमत पाकिस्तान ने जो कहलाता है मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क, सिर्फ एक महीना पहले वो आईएमएफ के पास जमा करवाया, और उसमें तखमीना था जीडीपी ग्रोथ का, और उसमें तखमीना हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि तकरीबन 2.9% पे आएगा। अब एक महीने के अंदर या तो बहुत बड़ा मौजूदा हो गया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, या बहुत बड़ा मौजूदा हो गया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, या बहुत बड़ा मौजूदा हो गया हमारे सर्विसेज सेक्टर के अंदर। हो गया ना सर, रेमिटेंसेस तो बढ़ गई है ना डॉक्टर साहब, या अचानक वो 30% बढ़ गया जो हमें एक महीना पहले नहीं पता था। तो मामला ये है कि जो हुकूमती अदाद शुमार सामने आते हैं उनके ऊपर एतबार और एतमाद कितना होता है। अगर एतबार और एतमाद उठने लगे तो फिर वो मुल्क के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाता है। जो सनतकार हैं, जो सरमायाकार हैं, मुल्क के अंदर बैठे हैं, मुल्क के बाहर बैठे हैं, वो ये चीजें बड़े गौर से देखते हैं, और अगर उनका एतमाद और एतबार उठना शुरू हो जाए तो फिर उनके पास और बहुत सारे एवेन्यूज हैं। वो उस मुल्क में जहाँ पे उनका ये एतबार और एतमाद का रिश्ता खत्म होने लगता है, फिर वो किसी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना ये था, देखिए, ये जिस दिन हमारी नेशनल अकाउंट्स कमेटी का जो नंबर सामने आए, उसी दिन स्टेट बैंक वालों ने एक ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो गंदम की फसल अपने फॉर्मूले में लगा दी है वो बहुत ज्यादा लगा दी है, और उसके नतीजे में आपके पास एक एग्जेजरेटेड फिगर जीडीपी ग्रोथ के हवाले से आ गई है। उसी दिन तो इकोनॉमिक एडवाइजर कहलाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी कि भाई जो आपने सरमायाकारी का तखमीना अपने फॉर्मूले में लगाया है वो बहुत ज्यादा लगा दिया है, और उसके नतीजे में आपकी जो जीडीपी ग्रोथ की फिगर है वो बहुत ज्यादा आ गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जीडीपी ग्रोथ के भी जो फिगर 3.94% भी जो क्लेम किए हैं,
इसमें एक चीज़ मेरी भी एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मेरी भी समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस, ये 3 टाइप के जो होते हैं वो होते हैं जिनके ऊपर ये टोटल ग्रोथ बेस कर रही होती है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो लास्ट टाइम 3.31% थी, जो इस मरतबा कम होकर 2.77% हो गई। ऑल दो मॉनेटरी टर्म्स में बड़ी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इसका शेयर कम हुआ है। और इसके बावजूद जो है ना वो चीनी शॉर्ट हो गई, इसके बावजूद गंदम शॉर्ट हो गई। तो इससे नहीं लगता आपको कि ये फिगर्स में थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया गया और इनको आइंदा के लिए जो है ना करेक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए? या आपकी समझ में आता है ऐसा है, या आपने इसको नोटिस किया है क्या? देखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ नीचे आने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो कपास की फसल का एक बहुत बड़ा फेलियर है। कपास की फसल जो 11-12 मिलियन बेल तक आती थी, वो अब कहा जा रहा है कि 6 या 6.5 मिलियन। लेकिन उसको टेक ओवर किया है ना, मकई की फसल ने या दूसरी जो फसलें उसने टेक ओवर करके उसकी जगह ली है ना। कपास की जगह कोई ज़मीन खाली तो नहीं रह गई ना, तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ कम कैसे हो गई? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि कपास की फसल जो निकाली है इस दफा, कपास की फसल बड़ी तेजी से नीचे गई है, बड़ा उससे डिस्ट्रक्शन आई है। आप अगर किसी फसल पे आपने कपास लगा रखी है और वो कपास की फसल कीड़े की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से खराब हो जाती है, तो आप जो कह रहे हैं कि उसको रिप्लेस कर लिया गया है या उसकी जगह कोई और फसल लगा दी गई है, वो अगले सीजन में लगाई जाएगी। उसी सीजन में आप एक ही जगह पे 2 फसलें तो नहीं लगा सकते। इस बहस में ना जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस वो होनी चाहिए जो 22 करोड़ पाकिस्तानी समझते हैं, जो वो चीजें इशारे वो देख रहे होते हैं। अगर आज मैं उनको ये समझाने की कोशिश करूं कि भाई बड़ी मुबारक हो, हमारी जो गंदम की फसल है वो इस दफा बहुत ज्यादा आई है, वो ये सोचेगा कि भी अगर ज्यादा आई है तो क्या मेरी जो आटे की कीमत है वो कम हो रही है। अब जितनी मर्जी आप उसको मना रहे थी, बहुत बम्पर क्रॉप है गंदम की, लेकिन आटा अभी आपको 75 रुपए किलो देंगे, तो फिर वो सोचेगा बम्पर क्रॉप का मेरे से क्या ताल्लुक। जी डॉक्टर साहब हुनैद साहब से इसका जवाब लेते हैं। साथ में हुनैद साहब मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इस मुल्क में थोड़ी सी होप की जो चीज़ें आ रही हैं, जो लोगों को, आवाम को जो है ना होप दिलाई जा रही है, ज़ाहिर है उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसको आप किस तरीके से आवाम को उम्मीद दिलाएंगे सब्सटेंशियल चीज़ों से, मतलब उसके पीछे वाकई सब्सटेंस हो कोई, रादर दैन कैसे थ्योरेटिकल चीज़ों से कि अगली मरतबा 5.94 हो जाएगी, उसके बजाय प्रैक्टिकली क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? क्योंकि आप तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की कमेटीज़ में भी हैं और इन्फॉर्मेशन भी है, तो ज़रा हमारे आवाम को बताएँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ग्रोथ सेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं पाकिस्तान के। आईटी आपका ग्रोथ सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन आपका ग्रोथ सेक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो रहे हैं, जो रिटेल सेक्टर है वो ग्रोथ पर है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रोथ पर हैं, रेमिटेंसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई हैं। सो इन तमाम चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स दबा के हो रही हैं। अगर आप एप्टमा के किसी भी मेंबर्स को ले लें तो वो आपको बताएंगे कि मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर आप फार्मास्यूटिकल के कुछ लोगों को लाइन पे ले लें तो वो आपको बताएंगे कि फार्मास्यूटिकल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ है। आप अगर हर सेक्टर में जो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं अगर उसमें ग्रोथ देख रहे हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं मैक्रो लेवल पे कोई चीज़ राइट है तो ही ये इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। अच्छा, नंबर 2, जहाँ तक आप बात करें कि जी एक तरफ तो कि इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ आपको ओपन कर देना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओपन कर देना चाहिए, तो फिर तो आपकी प्राइसेस भी वो होनी चाहिए जो इंटरनेशनल होनी चाहिए। सो गंदम की प्राइस अगर इंटरनेशनल के साथ आप लिंक कर लेते हैं और चीनी की प्राइस इंटरनेशनल के साथ लिंक, जो कि एक हद तक होनी भी चाहिए, लेकिन हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान चूँकि एग्रीकल्चरल स्टेट है, हम अपनी खुराक का पहले, फूड सिक्योरिटी का पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें चीज़ों को। जो चीनी में आपने देखा ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई और फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ी, विच इज़ रॉन्ग। सो ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ सारी चीज़ें लिंक करके ओपन कर दें, जिससे मंगाना है, जिससे हाँ अगर ये करना है तो फिर आप रेडी रहें कि अगर कपास की क्रॉप पूरी दुनिया में कम है तो यहाँ पे भी कम है तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। सो ये फ्री मार्केट के अलग डायनामिक्स हैं और पाकिस्तान की मार्केट में थोड़ी बहुत रेगुलेशन हमेशा रहेगी, बट जब तक हम ग्रोथ रेट कंटिन्यूसली फॉर अ फ्यू डेकेड्स अचीव नहीं करते
तब तक ये मुल्क मुश्किलात से नहीं निकल सकता। और अभी भी जो आने वाला बजट है उसमें देखिए हमने सिमत क्या रखी है, सिमत सही है या नहीं है। पाकिस्तान के सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं? रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी, उसके ऊपर फोकस है। वाटर, उसके ऊपर वाटर हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वाटर पे फोकस है। उसके बाद हमारी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज को चलाती है, उस पर फोकस है। उसके अलावा जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उस पर फोकस है। सी पैक की वजह से सप्लाई चेन के ऊपर फोकस है जो हमें कनेक्ट करेगा पूरी दुनिया से और पोर्ट्स के साथ। उसके अलावा हमारी जो आईटी है, आईटी का रिटेल है, ऐप बिजनेसेस हैं, उस पर फोकस है। सो जो गवर्नमेंट की सिमत है वो सिमत वो है जो आगे 10-15 सालों में मुल्क को बहुत बेहतर पोजीशन पे ले आएगी। और खुदारा इसके ऊपर हमें सियासत या कोई ऐसी चीज नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि ये फिगर्स गलत हैं, ये फिगर्स ठीक नहीं है। अगर गलत हैं तो प्रूफ कर दें, लेकिन अपनी तरफ से हमें नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है। ठीक है। अच्छा नाजरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम डॉक्टर साहब के पास वापस आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप जो है ये फ़िज़िकल जो डेफिसिट गवर्नमेंट ने कम किया है इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है। हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमें ज्वाइन किया है जनाब सलमान शाह साहब ने। ये साबिक मुशीर हैं, पाकिस्तान के जो है कायम मुकाम वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। इसके अलावा इस वक्त जो है वो एडवाइज़र हैं टू सीएम पंजाब, और इकॉनमी और फाइनेंस के हवाले से इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। मेरा पहला सवाल जो है ना वो आपसे ये है कि आइंदा माली साल के दौरान जो एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ है वो उसका तखमीना पंजाब के हवाले से और जो फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है उसके हवाले से वो क्या लगाया गया, और आपके ख्याल में क्या ये अचीवेबल है? अगले साल का जो टारगेट है वो तो तकरीबन 5% के करीब है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जिस तरह की डायनामिक्स इस वक्त चल रही है अगर ये कंटिन्यू करती है और कोरोना का जो थर्ड वेव है ये काबू में आ जाती है और ऑलरेडी डाउनवर्ड्स तो जा रही है, लेकिन अभी भी इससे हमारी जो अर्बन इकोनॉमी है वो अभी भी इससे अफेक्टेड है। तो अगर ये कंट्रोल में आ जाती है, वैक्सीनेशंस का जैसे प्रोग्राम बन रहा है वो मुकम्मल हो जाता है, तो आई थिंक कि ये 5% को तो हम इजीली बीट करेंगे, इससे आगे जाएंगे, क्योंकि इस वक्त एक दो फैक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं जो इकॉनमी को मूव कर रहे हैं। नंबर वन इज़ द इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट में जिस तरह से तेज़ी आ रही है, और ये मेरा ख्याल है और इंटेंसिफाई होगा। इंटरनेशनल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तेज़ी से आएगी और उसके साथ साथ फिर एफडीआई जो है वो भी पिकअप करेगी, पर्टिकुलरली चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया, ये डिफरेंट ममालिक हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो इन्वायरमेंट उसके मुताबिक बन रही है। दूसरी मेजर फैक्टर इसमें ये है कि स्टेबिलिटी जो है एक्सचेंज रेट की वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे जा रही हैं, उनमें एक ग्रोथ एलिमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट में जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, पाकिस्तानीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसी तरह अभी जो रिसेंटली यूरो बॉन्ड्स किए हैं पाकिस्तान ने, वो एक रिफ्लेक्शन थी कि पाकिस्तान की एक्सेप्टेबिलिटी दोबारा से इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में बहुत बेहतर होती जा रही है। और मैं ये कहूँगा कि वापडा ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं इंटरनेशनली वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि विदाउट एनी गारंटीज़, सॉवरेन गारंटीज़, बड़ा अच्छे रेट पे बड़े मुनासिब अमाउंट्स किए हैं, विच शोज़ के वाटर प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स
उनकी फाइनेंसिंग में इतनी दुश्वारी नहीं होगी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं इन पर्टिकुलरली इन द एनर्जी सेक्टर गोइंग टुवर्ड्स हाइड्रो और साथ साथ उसके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बड़ा जोर है। और वो रिन्यूएबल में आपको पता है फ्यूल जो है वो उसकी कॉस्ट नहीं होती, वो है उसको डिस्प्लेस हाइड्रो भी करेगी। बहुत से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, बड़े आसानी से अचीव करेंगे 5%, बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर हम 6% तक पहुंच गए। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो पंजाब में डिक्लाइन हुई है, उसकी मेन वजह जो बताई जा रही है वो कॉटन है। तो इस सिलसिले में एग्रीकल्चर ग्रोथ में क्या कॉटन क्या उसकी मतलब कल्टीवेटेड एरिया में कोई कमी हुई है या कपास में काश्त में कोई इशू आया है? तो ये क्या ऐसी वजह है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ में भी कमी हुई है और साथ ही साथ देखा जाए तो कॉटन में जो है वो उसकी कल्टीवेशन में कमी हुई है, तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे कोई और क्रॉप आई है या नहीं आई? तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या आगे इकदाम करेगी? एग्रीकल्चर में जो आपके मेजर क्रॉप्स हैं, वीट है, शुगर केन है, मेज़ है, उसमें तो बड़ी मुनासिब तरक्की आ रही है और इस दफ़ा हार्वेस्ट भी बड़ी अच्छी हुई हैं और वो रिफ्लेक्ट करेंगी पंजाब की इकोनॉमिक ग्रोथ में। और पंजाब के रूरल एरियाज़ में जितने बड़े इंजेक्शंस हुए हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट, तो रूरल इकॉनमी इस वक्त तो बूम कर रही है। साथ साथ पंजाब के रूरल एरियाज़ में रेमिटेंसेस की जो इंक्रीज़ है और बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन अब बाहर से $1 जो है वो 150-150 से ऊपर दे रहा है रेसिपिएंट को, और वो हमारी रूरल इकॉनमी का पहिया बड़ी तेज़ी से चल रहा है और वो रिफ्लेक्ट होता है जो ओवरऑल इस वक्त मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर सेल्स और इस किस्म की जो रूरल इकॉनमी से लिंक्ड हैं। आई थिंक कॉटन का एक है एरिया जिसमें एक तो उनकी एकरेज कम हुई है कि कुछ रिपोर्टिंग के इश्यूज भी हैं, कुछ सेल्स टैक्स वगैरह कॉटन जिनिंग वगैरह पे लगे हैं जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेड सेल्स कम होती जा रही हैं। तो वो एफबीआर इन्वेस्टिगेट करेगा कि उसमें जो अंडर रिपोर्टिंग है वो किस हद तक है। टैक्स टू जीडीपी के हवाले से माशाल्लाह 4000 का हिस्सा तो अबूर कर लिया है गवर्नमेंट ने और खान साहब ने इसकी मुबारकबाद भी दी है, लेकिन हमारा जो जीडीपी है उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा। जो हमारे जो इस वक्त ऑल टाइम हाई कलेक्शंस की हैं एफबीआर ने, और ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता साथ चलता जाएगा, लेकिन जब साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है तो फिर टैक्स कलेक्शन और भी बेहतर हो जाएगी। बट मेन जो फोकस है गवर्नमेंट का वो है सिंप्लीफिकेशन का, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम को फाल करने का, ताकि एफबीआर की जो एक किस्म की दहशत है लोगों पे वो ख़त्म हो और एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म हो जिसमें हर आदमी, हर फैमिली, हर इंसान जो है वो अपना टैक्स अपने खुद असेस करे, वो जमा कराए और अपना रोल अदा करे पाकिस्तान की तरक्की में। सो वो निज़ाम जो है उसको हम बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें सक्सेस होगी और उसी की वजह से इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आएगी। अच्छा नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तमाम जितने हमारे हाज़रीन थे, आज के पैनलिस्ट थे, मैं उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। बहुत शुक्रिया आपके देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।